हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डिप्लॉयमेंट्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं। हमने ये भी देखा कि हम उन डिप्लॉयमेंट्स में जो आर्किटेक्चर होता है, वो कैसे वर्क फ्लो करता है और कैसे जब हम कोई एक पॉड क्रिएशन के लिए kubectl से एक कमांड लिखते हैं, तो उसका वर्क फ्लो कैसे जाता है। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम एक डिप्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें कैसे एक nginx की इमेज को रन करते हैं। इसके बाद हमने उसके रोलिंग अपडेट्स एंड रोलिंग डाउन अपडेट्स के बारे में भी देखा कि अगर हम उसमें कोई एक अपडेट करते हैं तो कैसे हम उस अपडेट को चेक कर सकते हैं और कैसे उस अपडेट से हम प्रीवियस बैक भी जा सकते हैं अगर हमें कोई एरर आए। जो प्रीवियस बैक जाने के कमांड्स थे वो कुछ इस तरीके से थे, विच आर kubectl rollout undo एंड kubectl rollout undo विद द स्पेसिफिक वर्जन। तो ये था हमारा एक पिछले वीडियो का रिकैप। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज स्केलिंग एंड मेनली व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग। तो चलिए अब इसे समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑटो स्केलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर क्या होता है और उस पर एक प्रैक्टिकल भी। ठीक है, तो चलिए गाइस सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्केलिंग मींस। स्केलिंग का मतलब क्या होता है। तो सपोज कीजिए आपके पास एक ऐप है, ठीक है। मैं सपोज करता हूँ कि मेरा ये एक ऐप है, ओके, ठीक है। तो अब सपोज करते हैं इस मेरे ऐप पे अभी करंट पे एक ही पॉड चल रहा है जिसमें जो रिसोर्सेस हैं विच आर वन सीपीयू एंड वन मेमोरी, और अभी उसमें जो करंट यूजर है वो एक ही है, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि इस ऐप में अचानक से वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है। मींस अब इसमें एक की जगह 3 यूजर इसे एक्सेस कर रहे हैं। तो अब इस एक पॉड से हमारा काम नहीं हो सकता है, और हो सकता है कि इस ऐप पे वर्कलोड बढ़ने की वजह से जो यूजर्स हैं उनको लेटेंसी भी मिले, उनको डाउन टाइम भी मिले और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब है। तो स्केलिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारे यूजर्स को और भी रिसोर्सेज की जरूरत हो तो और पॉड्स क्रिएट हो जाएं या और उन्हें रिसोर्सेस मिल जाए, और जब उन यूजर्स को उन जरूरत ना हो तो वो जो पॉड एक्स्ट्रा बने हैं वो डिलीट हो जाए। सो बेसिकली स्केलिंग इज चेंजिंग योर सर्वर्स कॉन्फ़िगरेशन एज पर द डिमांड, ओके। तो ये था मतलब स्केलिंग का। और स्केलिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, वन इज मैनुअल एंड अदर वन इज ऑटोमेटिक। जैसा कि हमने डिप्लॉयमेंट्स में पढ़ा था कि डिप्लॉयमेंट्स में हम रेप्लिका सेट्स बनाते हैं। रेप्लिका सेट बेसिकली एक स्केलिंग का ही वे है जो कि मैनुअल तरीके से होता है। सपोज करिए कि अगर आपके इसी ऐप में अगर मेरे पे 3 से बढ़कर और ज़्यादा यूज़र हो जाए, मान लीजिए 5 हो जाए, तो अगर मैं उसमें रेप्लिका सेट्स लगाऊंगा तो रेप्लिका सेट्स का मतलब ये होता है कि मेरे को इसमें कॉन्टिन्यूसली वॉच करते रहना पड़ेगा कि कब इसमें 5 यूज़र हो गए तो मैं रेप्लिका सेट्स को अपडेट करके 5 कर दूं। अगर मेरे में मैं देख रहा हूँ कि मेरे को जो इसमें यूज़र्स दिख रहे हैं, वो 6 हो गए हैं, तो मैं इसको 6 कर दूँ। तो इस हिसाब से मुझे कंटीन्यूअसली इस ऐप पे वॉच करते रहना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, क्योंकि हर समय कोई अवेलेबल नहीं रह सकता है और देखता रहे कि कितने यूज़र्स हो रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए कि आपका एक प्रोडक्शन में ये ऐप चला गया, ठीक है? अभी तक आप इससे टेस्टिंग पे थे, तो चलिए तब तक तो आप ठीक है कि इसमें 6 यूज़र्स है या 5 यूज़र आप उसे मेज़र कर सकते हैं। पर प्रोडक्शन में जाने के बाद इसमें थाउज़ेंड्स ऑफ यूज़र्स आ सकते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ पॉड्स क्रिएट हो सकते हैं, 100 टू 200 नोड्स हो सकते हैं, तो तब आप इसको मैनुअली वॉच नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आता है ऑटोमेटिक स्केलिंग, ओके। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग में बेसिकली दो तरीके की स्केलिंग होती है, वन इज हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग एंड सेकेंड इज वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग। तो चलिए अब इन दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं व्हाट इज़ ऑटो स्केलिंग इन क्यूबरनेटिस। मींस हमने अभी तक ये तो देखा कि हम मैनुअल स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, बट हम ऑटोमेटिक उस स्केलिंग को कैसे कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। तो बेसिकली ऑटो स्केलिंग के अंदर दो तरीके की स्केलिंग्स आती हैं, विच आर हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग एंड वन इज़ वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग। तो जो हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे वर्कलोड्स में लोड्स बढ़ता है और हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें नए पॉड्स क्रिएट करने होते हैं एग्जिस्टिंग पॉड्स को इंक्रीज़ करने की जगह। तो सपोज करते हैं इस एग्जांपल में मेरे पास एक ऐप है जिसमें अभी जो पॉड है उसमें जो रिसोर्सेस हैं आर वन CPU एंड वन मेमोरी, और उसको अभी एक यूज़र एक्सेस कर रहा है जो कि अभी के लिए ठीक है। बट सपोज करते हैं कि इसमें अभी 2 यूज़र आएंगे और फिर धीरे धीरे और भी यूज़र्स आएंगे जिसकी वजह से इसके जो पॉड्स हैं उस पर लोड बढ़ेगा। अब सपोज करते हैं कि हमने एक
मैट्रिक्स सेट कर रखी है कि जब भी इसका जो लोड है वो 60% से ज़्यादा हो जाए तो आप एक और पॉड को प्रोविज़न कर दीजिए। ठीक है, तो मैं सपोज़ करता हूँ जो ये हम प्रोविज़न कर रहे हैं ये एक और पॉड को इसी क्लस्टर के अंदर कर रहे हैं। तो इस केस में जब भी हमारा यूज़र्स और आएंगे और हमारा जो वर्कलोड बढ़ेगा तो उसमें हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग में सेम आइडेंटिकल पॉड्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएंगे बेस्ड ऑन द सर्वर इंक्रीज लोड। ठीक है, तो इसमें हम जो सर्वर का जो इंक्रीज लोड होता है उसे मैट्रिक्स सर्वर से मेज़र करते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स सर्वर एक डिप्लॉयमेंट फाइल होती है जिसमें हम अपना कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि हमें कितने CPU यूटिलाइजेशंस के बाद चेक करना है कि हमारा मैट्रिक्स एक अलर्ट भेजे डिप्लॉयमेंट्स को, जिससे हमारा हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर ट्रिगर हो, जिसकी मदद से हमारे जो पॉड्स हैं वो प्रोविज़न हो। अब सपोज़ करते हैं कि हमने जो मैट्रिक्स सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है वो है 60% की। जब हमारा 60% इस वन पॉड में हुआ तब तो सेकंड पॉड प्रोविज़न हो गया, पर अब 2 पॉड्स के होने के बाद भी इस पॉड पे टोटल 60% वर्कलोड अभी भी है। तो इस केस में जो हमारा HPA होगा वो एक और पॉड को प्रोविज़न कर देगा। तो बेसिकली हम HPA में 2 चीज़ पास करते हैं, वन इज़ मैक्स, अनदर वन इज़ मिन। तो बेसिकली हम उसको ये बताते हैं कि आप एक टाइम पे अगर वर्कलोड कंप्लीट नहीं भी हो पा रहा है तो आप कितने मैक्स पॉड बना सकते हैं और कितने मिनिमम पॉड्स बना सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और डिटेल्स हैं हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग की। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ़िगर और स्टेटलेस होता है। इसका मतलब कि अगर सपोज़ कीजिए कि अब आप समझ रहे हैं कि इसमें ये 3 पॉड्स बन गए तो इससे क्या मेरा कॉस्ट में इफेक्ट नहीं आएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको मैं बताना चाहूँगा जब भी हमारा वर्कलोड जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन टोटल इन तीनों पॉड्स का मिला के वो अगर 60 से कम हो जाएगा तो वो एक पॉड को डिलीट भी कर देगा, जिसकी मदद से आपका जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज्ड रहेगा और आपके कॉस्ट में और यूज़र्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कभी भी डाउन टाइम नहीं आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग की। वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉड्स हैं उन्हीं के रिसोर्सेज को इंक्रीज करना एज पर द लोड ऑन द सर्वर। तो सपोज करते हैं कि अभी जो हमारा एक एग्जिस्टिंग पॉड है उसमें एक CPU और एक मेमोरी है और उसे अभी एक यूज़र एक्सेस कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। बट सपोज करते हैं एक टाइम पे इस पे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5 ऐसे बहुत सारे यूज़र्स आ गए। अब सपोज़ करते हैं इसमें भी वही केस आया कि इसमें डाउन टाइम आएगा, क्रैश हो सकता है, यूज़र्स को वो पेज प्रीव्यू नहीं होगा और उन्हें एम्प्टी रिस्पॉन्स मिलेगा। बट वर्टिकल ऑटो स्केलिंग में हम एक पॉड और क्रिएट करने की जगह जो एग्जिस्टिंग पॉड है उसके रिसोर्सेज को ही इंक्रीज करते हैं। तो सपोज करते हैं कि हम इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे कि अगर हमारा जो मैट्रिक्स है वो 50% से ज़्यादा हो जाता है तो आप एक CPU की जगह 10 CPU कर दीजिए और मेमोरी 1 की जगह 100 कर दीजिए। तो इसमें बेसिकली हम जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होते हैं उसको ही इंक्रीज कर देते हैं एज पर द यूज़र लोड। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग होती है वो भले ही हॉरिजॉन्टल के बराबर काम करती हो पर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन टाइम, रीस्टार्ट एंड स्लोनेस भी होता ही होता है। तो आप ये मान के चलें कि अगर आपका कोई मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउन टाइम नहीं चाहिए तो ऐसे एप्लीकेशंस में आप वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग का यूज़ कम से कम कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो आप सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक स्टॉक ऐप है जिसमें जितना टाइम आप लूज़ कर देते हैं तो उतना ही आपका मनी इक्विवेलेंट है। उस ऐप्स में आपको पॉड ऑटो स्केलिंग के लिए हॉरिजॉन्टल प्रेफर करना चाहिए वर्टिकल की जगह। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा जो वर्टिकल ऑटो स्केलिंग होता है वो स्टेटलेस इन नेचर होता है। इसका मतलब कि वो जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डाउन टाइम हो सकता है कि रीस्टार्ट होते समय हो सकता है, क्योंकि इसमें जब एक पॉड को हम उसके रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो इंक्रीज़ वाला टाइम है उस समय पे यूज़र्स को कुछ लैग हो सकता है जिस वजह से इसको थोड़ा सा स्लो माना जाता है। इसके अलावा अब चलिए बात करते हैं कि इन दोनों में कॉन्सेप्ट्स का क्या नोट पॉइंट है। तो इसमें एक ये नोट पॉइंट है, अगर आपको कभी भी इसको रिमेंबर करना हो तो आप हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टली मान के चल सकते हैं कि अगर मैं एक पॉड का ही सिमिलर और पॉड्स क्रिएट कर रहा हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन्स की तरह तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग कहलाता है। बट अगर आप सपोज करिए कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, अब इस बिल्डिंग में मैं सबसे ज़्यादा क्या इंक्रीज़ कर सकता हूँ और फ्लोर्स बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ।
तो इस बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब हुआ मैं इसे वर्टिकली इंक्रीज कर रहा हूँ। पर अगर मैं एक घर एक ज़मीन में लेता हूँ, उसके बगल में कोई दूसरा घर लेता हूँ और उसके बगल में कोई तीसरा घर लेता हूँ, तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहा हूँ। तो आप इन कॉन्सेप्ट को याद रखिए। क्यूबरनेटिस के अलावा इन कॉन्सेप्ट्स को आप क्लाउड में, सिक्योरिटी इंक्रीजेस एडॉप्शन में और अदर जगह में भी ये बहुत काम आते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्यूबरनेटिस में ही नहीं बल्कि अदर इन चीज़ों में भी यूज़ होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो AWS में हम ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, इन सब को भी यूज़ करते हैं अपनी EC2s को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। उसमें हम अब पॉड्स की जगह इन सर्वर्स को मान के चलते हैं, जिनमें अगर जो हमारे सर्वर्स हैं जिनको हम लोग EC2s कहते हैं, उसमें अगर लोड इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो ऑटो स्केलर है वो इसी एग्जाम्पल की तरह और EC2s प्रोविजन कर दे। तो ये हो जाएंगे हमारे हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग में। बट अगर आप वर्टिकल ऑटो स्केलिंग का एग्जांपल जानना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि सपोज कीजिए मेरा एक इस EC2 है जो कि T2 मीडियम पे चल रहा है, जिसमें 2 CPU और 2 GB रैम होती है। ओके, बट अब सपोज करिए कि मेरा जो उसमें लोड है इंक्रीज हो रहा है, तो मैं उसको T2 लार्ज बना दूंगा जिसमें उसके पास 3 CPU और 6 GB रैम हो जाएंगी। तो ये एक एग्जांपल्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये हर जगह काम आते हैं। तो चलिए अब इनका फ्लो डायग्राम समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्केलिंग टाइप्स पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेन 2 टाइप्स होती हैं स्केलिंग्स के लिए, वो हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग एंड वर्टिकल ऑटो स्केलिंग ही होती है, बट उनके अंदर भी कुछ सब टाइप्स आती हैं। तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग को आप स्केल आउट या स्केल इन के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्केल आउट में हम बेसिकली जो 3 पॉड्स हैं, अगर हम उसको 3 में से 2 कर रहे हैं या उनमें ऑन 2 को 1 कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है स्केल आउट। बट अगर हम 1 से 2 बना रहे हैं या 2 से 3 बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है स्केलिंग। तो ये मतलब होता है स्केल आउट एंड स्केलिंग का। मैं आपको ये टर्म्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि CKA और KCNA एग्जाम्स में इन टर्म्स से काफ़ी बार कई क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी वजह से आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो आपको हर टर्म से फैमिलियर होना चाहिए। उसी तरीके से वर्टिकल ऑटो स्केलिंग में स्केल अप का मतलब होता है लोड्स में जब बढ़ रहा है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे और इंक्रीज़ करना। बेसिकली 1 CPUs को अगर आप 10 CPUs में बदल रहे हैं तो इसका मतलब आप स्केल अप कर रहे हैं, और इसी में अगर आप 10 CPUs से लोड कम होने पे 1 CPU कर रहे हैं तो इसे आप स्केल डाउन कहेंगे। तो ये थे कुछ टर्म्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद चलिए हम हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग के अंदर की टाइप्स की बात करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग होती है वो 2 तरीके से की जा सकती है। वन इज़ ऑन अकॉर्डिंग टू वर्कलोड एंड सेकंड इज़ अकॉर्डिंग टू इंफ्रा। जो हमारा वर्कलोड्स होता है वो पॉड्स बियर करते हैं। इसका मतलब जितना भी जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उन पे क्या आउटपुट देना है, क्या इनपुट आना है, ये सब पॉड्स अपने अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम उन पॉड्स के रिगार्डिंग कोई अपडेट कर रहे हैं या उनका जो रिसोर्सेस हैं उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग पॉड्स के और रेप्लिकास बना के दे रहे हैं, तो इसे हम लोग HPA के अंदर कहेंगे। तो बेसिकली जब हम एक क्लस्टर के अंदर एक एग्जिस्टिंग पॉड के और रेप्लिकास बना रहे हैं तो इसका मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग। पर अब सपोज कीजिए कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मास्टर और 2 वर्कर नोड्स हैं जिसमें कि उसके अंदर पॉड्स चल रहे हैं। अब क्योंकि मेरे ये दोनों नोड्स के रिसोर्सेस ही कंप्लीटली फिल हो चुके हैं तो मैं एक और वर्कर नोड बनाऊंगा जिसके अंदर मैं और पॉड्स क्रिएट करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे नोड्स का क्रिएशन बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है क्लस्टर ऑटो स्केलर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम वर्टिकल ऑटो स्केलिंग्स के टाइप्स की बात करें तो सिमिलर इसी तरह जब हम वर्कलोड्स के पॉड्स में इंक्रीज कर रहे हैं, बेसिकली जो ये हमारा पॉड है इसमें अभी हमारा 1 CPU है। ओके, इसमें हमारा भी 1 CPU है। बट जब हम इस 1 CPU को 10 CPU में कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्कलोड है हम उसको पॉड लेवल पे कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम पॉड लेवल पे वर्टिकल ऑटो स्केलिंग करें तो उसका मतलब होता है वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग। सिमिलरली अब इसी एग्जांपल पे ये हमारा एक पॉड नोड था। ठीक है। अब इस नोड पे हमारा जो लोड है वो अभी सपोज करते हैं 20 का है। ठीक है। अब इस लोड पे ये इतना बियर नहीं कर पा रहा है
तो जिस वजह से हमें इसका जो रिसोर्सेस है वो इंक्रीज़ करना होगा। बेसिकली अगर मैं इसमें 2 GB रैम दे रखी होगी तो मुझे अब उसे 4 करनी होगी। तो जब हम नोड्स में इंफ्रा को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है नोड ऑटो प्रोविजनिंग, मीन्स कि जो नोड्स के रिसोर्सेस हैं हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इस इंक्रीज़ को हम नोड ऑटो प्रोविजनिंग कहेंगे। तो ये थे कुछ टाइप्स, पर मैं आपको बताना चाहूँगा बाय डिफ़ॉल्ट क्यूबरनेटिस सिर्फ और सिर्फ HPA को ही सपोर्ट करता है। बाकी जो ये ऑटो स्केलिंग्स है ये आपको अलग से किसी टूल से इनेबल करानी होंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपको क्लस्टर ऑटो स्केलर यूज़ करना है तो आपका CNCF के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को यूज़ करके क्लस्टर ऑटो स्केलर करा सकते हैं। सिमिलरली फॉर VPA एंड सिमिलर फॉर नोड ऑटो प्रोविजनिंग। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? जी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के हिसाब से ही स्केलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस दुनिया में मेज़रमेंट और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। तो बेसिकली हम मेज़र किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम उसे वेट की बेस में कर सकते हैं, हाइट के बेस में, अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह सर्वर्स में भी हम सिर्फ मैट्रिक्स के बेस पे उसे स्केल नहीं करते हैं, हम इवेंट बेस भी उसे ऑटो स्केल कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में अगर 4 to 9 एरर आ जाए, जिसका मतलब होता है कि सारे रिसोर्सेज भर चुके हैं, तो उसमें अगर मुझे स्केल करना है तो उसके लिए आप केडा जैसे ओपन सोर्स टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। केडा एक CNCF का ही ओपन सोर्स टूल्स है जो कि इवेंट बेस्ड ऑटो स्केलिंग देता है। सिमिलरली आप ऑटो स्केल क्रॉन शेड्यूल के हिसाब से भी कर सकते हैं कि मुझे हर रात के 12 बजे अपने जो लोड्स हैं चाहे उसमें इंक्रीज़ हो या ना हो, बट मुझे उसके जो CPUs हैं वो 10 ही रखने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय वो लोड आता ही आता है। तो इस तरीके से आप क्रॉन जॉब्स पे, इवेंट्स पे, इन सब पे भी अपने जो वर्क लोड्स हैं और जो उनको रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑटो स्केल कर सकते हैं। तो ये था एक स्केलिंग टाइप्स और उनके जो जितने भी सब रिसोर्सेज हैं उनके बारे में एक डिटेल। तो अब चलिए इन सब पे एक ब्रीफ इंट्रो के साथ एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है? तो चलिए अब रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। सो इमेजिन वी हैव अ वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयड इन Kubernetes cluster. As the traffic to your application grows, the CPU and memory usage of your pods also increases. So if you don't act quickly to the scale up the number of replicas instances of your application, user might experience slow response. तो जैसे कि अभी हमने समझा कि हमारा जो Kubernetes cluster है, सपोज कि उस पर एक ऐप चल रहा है और उस पर कभी इंक्रीज हो गया लोड, तो उस समय पे जो आपके CPU और मेमोरी यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर उस समय पे तुरंत एक्ट नहीं करते हैं तो आपके जो एग्जिस्टिंग रेप्लिकास है वो फुल हो जाएंगे, जिसकी वजह से सर्विस आउटेज की प्रॉब्लम आ सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा टाइम है जिसमें आपका ट्रैफिक बहुत कम है और आपके बहुत सारे रेप्लिकास चल रहे हैं, तो वो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स से हटने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट आया वो आया ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग बेसिकली एक तरीका है जिसकी मदद से आप पॉड्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि कितने तरीके की स्केलिंग टाइप्स होते हैं और वो कब यूज़ किए जाते हैं, जिसमें जो मेन 2 टाइप्स हैं वो है हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग एंड वर्टिकल ऑटो स्केलिंग। जो हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग होता है उसमें हम एग्जिस्टिंग पॉड्स के ही रेप्लिकास बनाते हैं, जितना भी मैट्रिक्स सर्वर हमने कॉन्फ़िगर कर रखा होता है, और जब भी वो मैट्रिक्स सर्वर में डिक्रीमेंट होता है, मींस हमने अगर 60% रखा हो और वो उससे कम होता है तो वो उन्हें डिलीट भी कर देता है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? इट इम्प्रूव्स फॉल्ट टॉलरेंस। इसका मतलब कि अगर आपका कोई एक इंस्टांस फेल भी हो जाता है तो जो अदर इंस्टांस है वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करने में। इसके अलावा इन्हेंस लोड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप एक ही पॉड पे सारी रिक्वेस्ट को इन करेंगे तो हो सकता है कि वो पॉड क्रैश भी हो जाए और आपका फुल एप्लीकेशन डाउन हो जाए। तो इसकी जगह आप मल्टीपल पॉड्स में उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे आपका पॉड कभी क्रैश भी ना हो। एंड इलास्टिसिटी, ईजी टू ऐड एंड रिमूव इंस्टांसेस बेस्ड ऑन डिमांड। इसमें आपको कोई भी काम मैनुअली नहीं करना रहता है, जिसका मतलब है ये बहुत इलास्टिक रहता है, जिस सारा वर्क खुद ही खुद कर लेता है एज पर द मैट्रिक्स। ओके, तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग। इसके अलावा वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग, जिसमें कि हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं एक सिंगल पॉड पे जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है इन द क्लस्टर। इसमें बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो है मैट्रिक्स सर्वर इन एडवांस फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हमें प्रोवाइड कराता है कि हम जो एग्जिस्टिंग पॉड्स हैं उन्हीं को इंक्रीज कर सकें। इसका जो बेनिफिट है वो है सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर।
क्योंकि हम जब हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग यूज़ करते हैं तो उसमें मल्टीपल पॉड्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से हमें राउटिंग करानी होती है उसके अंदर। तो उसकी जो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो कई बार कुछ लोग को राइट करने में डिफ़िकल्ट पड़ती है, जिस वजह से वो उसका जो आर्किटेक्चर है वो सिंप्लीफाइड नहीं होता है। पर दूसरी जगह VPA जो कि हमारा वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग है, उसका आर्किटेक्चर बहुत सिंपल रहता है, क्योंकि उसमें एक ही पॉड का यूज़ करते हैं। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स परफॉर्मेंस बूस्ट। इसका मतलब ये है कि जो एक एग्जिस्टिंग पॉड है या हमारा कोई नोड है, उसके रिसोर्स को इंक्रीज़ करने से हम उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहे हैं एक सिंगल इंस्टांस में ही, जिसकी मदद से वो लार्ज रिसोर्स एलोकेशन को सपोर्ट कर सके। तो ये था हमारे HPA एंड VPA इन क्यूबरनेटिस। तो चलिए अब इस पे हैंड्स ऑन करके देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या होगा। तो इस हैंड्स ऑन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर डिप्लॉय करना होगा। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियोस में देखा ही है कि हम मिनी क्यूब या काइंड पे कैसे अपना क्लस्टर बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर पे मैं मिनी क्यूब पे ही ये प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। इसके अलावा जो सेकंड प्री रिक्विजिट है वो है kubectl विच इज़ आवर CLI, जो कि हमें क्यूबरनेटिस के कंपोनेंट से बात करने में मदद करता है। एंड जो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मैट्रिक्स सर्वर। तो आज हम समझेंगे कि हम कैसे एक मैट्रिक्स सर्वर को अपने क्लस्टर में इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उससे अपने जो रिसोर्सेस हैं उसे हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स सर्वर को डिप्लॉय करने से आप देख पाएंगे कि आपके क्लस्टर पे कितना CPU यूटिलाइजेशन है, कितनी मेमोरी यूजेज है और कैसे आप इसको स्केल या फिर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक PHP अपाचे की एक सैम्पल वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे और उसकी एक सर्विस भी क्रिएट करेंगे। ओके, इस डिप्लॉयमेंट के बाद हम पहले तो उसे चेक करेंगे क्या उसमें जितने हमने एग्जिस्टिंग रेप्लिकास दिए हैं वो चल रहे हैं कि नहीं, जो हमने सर्विस दी है वो अप्रोचेबल है कि नहीं और वो एक्सेसिबल हो रही है कि नहीं। इसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर बनाएंगे, दोनों तरीकों से, इम्परेटिव वे से भी और डिक्लेरेटिव वे से भी। आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रैक्टिकल्स में आपको ये दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगा। और हम उसमें सेट करेंगे कि हमें कितना CPU परसेंटेज पे कितने पॉड्स को प्रोविज़न करना है और मिनिमम कितने पॉड्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने पॉड्स होने चाहिए। इसके बाद हम इस YAML फाइल को अप्लाई करेंगे और फिर क्यूबरनेटिस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से हम एक लोड जनरेटर जो कि बिजीबॉक्स का होता है उसे हम यहाँ डिप्लॉय करेंगे और इस एप्लीकेशन पे जो कि हमने PHP अपाचे की बना रखी है उस पर हम लोड को इंक्रीज़ करेंगे और हम लाइव देखेंगे कि कैसे PHP अपने एक पॉड से 6 पॉड्स तक जाता है और वो इन सब चीज़ों को कैसे एडजस्ट करता है और नंबरिंग करता है रेप्लिकास की। इसको देखते देखते हम ये भी देखेंगे कि क्या हमारा इस समय PHP अपाचे कंटेनर चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए बस इतना ही। इसके बाद फिर हम इन सभी पॉड्स को डिलीट कर देंगे ताकि आपका कोई भी बिल ना आ सके। तो चलिए इन सबको करके देखते हैं। तो चलिए अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो मिनी क्यूब क्लस्टर है वो चल रहा है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप उसकी प्रोफाइल चेक कर लीजिए। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मिनी क्यूब प्रोफाइल लिस्ट। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे केस में वो मल्टी नोड K8s है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा मिनी क्यूब स्टेटस -P और उसके बाद उस प्रोफाइल का नाम जो कि हमारे केस में है मिनी क्यूब मल्टी नोड्स K8s। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोल प्लेन है वो भी रनिंग है और जो वर्कर नोड्स है वो भी रनिंग है। इसके अलावा आप kubectl गेट नोड्स करके भी देख सकते हैं कि हमारे जो नोड्स है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्किंग है और उसमें जो वर्जन है वो करंट वर्जन हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको सबसे पहले मैट्रिक्स सर्वर्स को इंस्टॉल करना होगा। तो उसकी जो YAML फाइल है मैं आपको ब्लॉग लिंक दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। बाकी आप इस फाइल को kubernetes.io पे जाके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स की हैं इंक्लूड है, जैसे कि सर्विस अकाउंट, क्लस्टर रोल एंड क्लस्टर रोल बाइंडिंग। आप चिंता मत कीजिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आ रहे हैं, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। आप इस फाइल को लेने के बाद सबसे पहले अप्लाई कर दीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये मैट्रिक्स सर्वर .yaml पड़ी है। ठीक है, अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं kubectl apply -f मैट्रिक्स सर्वर .yaml। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इतनी सारे ऑब्जेक्ट्स अभी क्रिएट हुए हैं इसको क्रिएट करने के बाद। अब आपको अगर चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा पॉड चल रहा है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा kubectl get pod -n मीन्स हम इसको क्यूब सिस्टम नेम स्पेस में देख रहे हैं। नेम स्पेस एक तरीके का एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है जिसको हम अगले लेक्चर में चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है,
तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे पॉड्स चल रहे हैं जो कि हमारे क्यूबरनेटिस कोर कंपोनेंट्स के ही आते हैं, जिसमें से हमारा पॉड है मैट्रिक्स सर्वर, जिसका मतलब है अभी मैट्रिक्स हमारे क्लस्टर में चल रहा है और ये बताएगा कि हमारे क्लस्टर का अभी करंट CPU यूटिलाइजेशन या ये सब क्या है। तो अगर आपको अपने करंट नोड्स में कितना लोड जा रहा है ये चेकआउट करना है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं kubectl टॉप नोड्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो क्लस्टर है उसमें 2 नोड्स वर्किंग है। उन 2 नोड्स पे जो पहला नोड है उस पर अभी 2% CPU यूज़ हो जाए और जो सेकंड नोड है उस पर अभी 0%, क्योंकि हमने अभी कोई भी YAML फाइल अप्लाई नहीं की है तो अभी कोई भी लोड उस पर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली कैसे हम मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल करें और नोड्स को चेकआउट करें। तो अब चलिए सबसे पहले हम अपनी PHP वेब की YAML देख लेते हैं। तो ये है हमारी PHP डिप्लॉयमेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझाई था कि डिप्लॉयमेंट क्या होता है। डिप्लॉयमेंट बेसिकली एक तरीका है जिसकी मदद से हम रेप्लिका सेट, स्पॉट्स, इन सबको एक ऑटोमेटिक वे में एक फाइल में कंटेंट करके डिप्लॉय कर सकते हैं और उसमें अपडेट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो डिप्लॉयमेंट बनाई है वो बेसिकली काइंड ऑब्जेक्ट डिप्लॉयमेंट की है, जिसमें मैंने जो लेबल्स ले रखे हैं वो PHP अपाचे है। जो उसकी टेम्पलेट है उसमें जो मैंने इमेज यूज़ की है वो मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ली है क्यूबरनेटिस की, जो कि HPA एग्जाम्पल है, और उसको मैंने 80 पोर्ट पे एक्सपोज कर रखा है। इसके अलावा मैंने उसमें कुछ रिसोर्सेज भी दे रखे हैं जिसको मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें मैंने लिमिट दे रखी है कि आप मैक्सिमम CPU का 500 M यूज़ कर सकते हैं। M आप ऐसे यूज़ समझ सकते हैं 0.5 ऑफ CPU, और जो उसकी रिक्वेस्ट है वो अभी 0.2 M तक जाएगी। इसके बाद हम इसे एक्सपोज करेंगे एक सर्विस से, सर्विस भी हम आगे चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस फाइल को हम अप्लाई कर देते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा kubectl apply -f php.yaml। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक डिप्लॉयमेंट और एक सर्विस क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं kubectl get all करने से जो हमारा डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है उसमें जितने भी रिसोर्सेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 पॉड्स और 2 सर्विसेज रन हो रही हैं। शायद से ये पॉड हमारा पिछले का है, तो मैं इस डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर देता हूँ। और आप बता ही सकते हैं मुझे कि डिलीट करने का कमांड क्या है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया, kubectl डिलीट डिप्लॉय, और हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं वो है माई ऐप। तो आप यहाँ लिख दीजिए माई ऐप। ठीक है, तो ये हमने डिप्लॉयमेंट डिलीट कर दी। अब हम फिर से kubectl get all करते हैं। तो आप get all करके देख सकते हैं ये हमारा PHP का पॉड चल रहा है जिसमें हमने रेप्लिकास 1 दे रखे हैं, ये उसकी सर्विस चल रही है, ये उसके डिप्लॉयमेंट्स और ये उसका रेप्लिका सेट। तो बेसिकली हमने सक्सेसफुली अपना जो डिप्लॉयमेंट फाइल है उसे अप्लाई कर दिया और उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए अपने HPA को हम लोग बनाते हैं। तो HPA बनाने के मैंने आपको थ्योरम बताया कि 2 कमांड्स होती हैं, वन इज़ इम्परेटिव एंड सेकेंड वन इज़ डिक्लेरेटिव। जो इम्परेटिव कमांड होती है उसमें बेसिकली आपको HPA की एक YAML फाइल लिखनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो HPA की YAML फाइल होती है उसमें जो ऐप वर्जन होता है उसमें जो हम ग्रुप यूज़ करते हैं वो है ऑटो स्केलिंग। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको किसी का भी ग्रुप में कन्फ्यूजन है तो आप kubectl explain HPA यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि वो आपको बता देगा कि आपको कौन सा ग्रुप यूज़ करना है। उसके बाद हम काइंड को हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर देंगे, फिर हम मेटाडेटा के अंदर उसका नेम स्पेक करेंगे। उसके बाद हम स्पेक्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका स्केल टारगेट रेफरेंस देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें जितना भी टारगेट को स्केल करना है उसका एक रेफरेंस। तो जो हमें स्केल करना है वो है हमारी डिप्लॉयमेंट, जो कि API वर्जन एप्स V1 पे है और उसका जो नेम है वो है PHP अपाचे। हम चाहते हैं कि उसमें हमेशा मिनिमम 1 तो पॉड हमेशा चले और मैक्स आप उसको 10 तक ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और जब भी मेरा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 50 से ज़्यादा हो जाए तो आप एक पॉड को प्रोविज़न कर दीजिए। तो ये था बेसिकली एक HPA YAML को लिखना। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस ना याद रहें, तो चलिए उसके लिए मैं आपको इम्परेटिव वे बताता हूँ जिसकी मदद से आप एक सिंगल लाइन में इस पूरी कमांड को जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा kubectl ऑटो स्केल डिप्लॉय, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि डिप्लॉयमेंट है, उसके बाद उस डिप्लॉयमेंट का नाम विच इज़ PHP अपाचे। उसके बाद आपको उसमें कितनी CPU परसेंटेज तक करना है, तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ -CPU% = 50।
देन हम उसमें कितने मिनिमम पॉट्स चाहते हैं और कितने मैक्सिमम पॉट्स चाहते हैं। तो हम बेसिकली उसमें जो मिनिमम पॉट्स चाहते हैं वो है 1 और जो मैक्सिमम पॉट्स चाहते हैं वो है 10। ओके 10। तो ये हमारी बेसिकली एक इम्परेटिव कमांड जिसकी मदद से आप एक HPA बना सकते हैं क्यूबरनेटिस में। तो अब चलिए इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑटो स्केल्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इस HPA को चेकआउट करना है तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी kubectl get HPA। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा एक HPA बन चुका है जिसमें बेसिकली इतनी फील्ड शो होती हैं। सबसे पहला हमारा नेम जो कि PHP अपाचे है, उसके बाद उसका रेफरेंस मींस वो HPA किस पे अप्लाइड है, तो वो हमारा डिप्लॉयमेंट PHP अपाचे पे अप्लाइड है। उसके क्या टारगेट्स हैं, मींस कि आप कितने CPU पे आप उसको स्केल करना चाहते हैं। और अभी ये भी अपडेट हो जाएगा जिसमें अभी अननोन शो हो रहा है। इसके बाद आप उसमें मिनिमम कितने पॉट्स चाहते हैं और मैक्स कितने पॉट्स चाहते हैं और आप उसमें कितने रेप्लिकास अभी करंट पे हैं। तो चलिए इसे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा टारगेट अपडेट हुआ कि नहीं। मैं इसके आगे एक हाइफन वॉच लगा देता हूं कि जैसे ये अपडेट हो मुझे पता चल जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारा करंट टारगेट है वो है 0%। इसका मतलब कि अभी करंटली उसके CPU में कोई भी लोड नहीं है, तो इसी वजह से उसका जो भी करंट रेप्लिकास है वो है 1। तो अगर मैं अभी kubectl get pod करके देखूं तो मुझे एक पॉट दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं। इस एग्जाम्पल को डेमोन्स्ट्रेट कराने के लिए मैं एक kubernetes.io की वेबसाइट से एक ऐसा वर्कलोड जनरेट करूंगा जिससे वो हमारे इस क्लस्टर पे बहुत सारा लोड क्रिएट करेगा ओके करके। उसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि हम इस पे क्या रेप्लिकास क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं उस कमांड को सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसको कॉपी करके लाता हूँ। ओके, तो मैंने कमांड कॉपी कर ली है, अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। इसमें हम बेसिकली एक पॉड रन कर रहे हैं जो कि नाम होगा लोड जनरेटर, जो कि बिजी बॉक्स इमेज का है, जो कि कभी भी रीस्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब कि कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। फिर हम उसके बैश पे जाएंगे और उसको वाइल स्लीप को हमेशा के लिए मतलब 0.1 कर देंगे जो कि नेग्लिजिबल हो जाएगा और HTTP अपाचे को जनरेट करते रहेंगे। तो इस कमांड से हम बेसिकली लोड जनरेट करेंगे, पर इस लोड जनरेट करने के लिए हम इस टर्मिनल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इस टर्मिनल पे अपने चेकआउट्स करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+C दबा के इसे कैंसिल करता हूँ और एक नया टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा इसी क्लस्टर पे, क्योंकि अगर मैं kubectl get notes करके दिखाऊँ आपको, ओके, तो मैं लिख देता हूँ kubectl get notes। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेम कमांड है क्योंकि इसमें हम सेम क्लस्टर में एक दूसरा टर्मिनल खोल लिया है। तो अब चलिए उस कमांड को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने उसको अप्लाई कर दिया है। अब आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो ये कमांड है ये बेसिकली हमारे इसी क्लस्टर पे वर्कलोड्स को जनरेट करेगी, जिसकी मदद से हमारा जो दूसरा क्लस्टर है, सॉरी जो सेम क्लस्टर है, जो दूसरे टर्मिनल पे, उस पर हम चेकआउट करेंगे कि कितना लोड इंक्रीज हो रहा है, क्या उसके हिसाब से रेप्लिकास बन रहे हैं कि नहीं। तो चलिए उस पर चलते हैं। तो ये हमारा पहला टर्मिनल है जिसमें हम अभी देख रहे हैं कि kubectl get HPA। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं अभी तो इसमें लोड 0% है, पर थोड़ी देर में ये इंक्रीज होगा। तो चलिए उसे चेकआउट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये हमारा अपाचे है ये ओके की इनफाइनाइट लूप चला रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये कमांड है ये हमारे बेसिकली लोड पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर पे पॉट्स के अंदर वर्कलोड को क्रिएट कर रहा है, जिससे कि हम देख पाएंगे कि हमारे करंट जो पॉट्स हैं उसमें कुछ इफेक्ट आता है कि नहीं। चलिए उसे हम देखते हैं। तो अभी जो हमारा लोड था वो 0% पे था। चलिए काम करते हैं, इसमें हाइफन वॉच लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी इसमें कोई भी चेंज होता रहेगा तो वो हमें रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोड है वो 132% हो चुका है और हमारे जो रेप्लिकास हैं वो भी 8 बन चुके हैं। तो चलिए मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी दे देता हूँ kubectl get pod करके। ठीक है, तो मैं इसको सी करता हूँ और लिखता हूँ kubectl get pod। आप देख सकते हैं हमारे करंट पॉट्स 8 बन चुके हैं, क्योंकि जो वो हमारा लोड जनरेटर है वो हमारे इस क्लस्टर पे बहुत ज़्यादा लोड दे रहा है, जिसकी मदद से हमारे जो पॉट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप अभी kubectl get HPA करके देखें
तो आप देख सकते हैं हमारा जो अभी करंट लोड है वो 46% है, बट वो अभी थोड़े टाइम के लिए हुआ है, उसमें एक्चुअली 8 रेप्लिकास बन चुके हैं। पर उसी जगह अगर मैं इस इन्फिनाइट लूप को यहाँ रोक देता हूँ कंट्रोल सी दबा के, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो लोड जनरेटर है वो डिलीट हो चुका है। तो अगर आप अब यहाँ देखेंगे तो कुछ थोड़े समय के बाद ही इसमें जो CPU यूटिलाइजेशन है वो कम हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है और धीरे धीरे हमारे जो पॉट्स होंगे वो भी अब डिलीट होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि अब जो हमारा लोड है वो डिक्रीज़ हो गया है। तो ये था हमारा एक लाइव प्रैक्टिकल जिसमें हमने समझा कि कैसे हम लोड्स को क्रिएट करते हैं और उनको डिप्लॉय करते हैं और कैसे ऑटो स्केलिंग लाइव वर्क होती है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आपसे नेम स्पेसेस के और सर्विसेज के बारे में। तब तक दुआ में याद रखिए एंड थैंक यू।